नमस्कार मित्रों। न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक आलेख है और द हिंदू का ये आर्टिकल है और आइए इसको पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है वाई इज़ द यूकेज स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन सिग्निफिकेंट। वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, द यूकेज स्टैंड जो यूनाइटेड किंगडम है यानी ग्रेट ब्रिटेन है, उसका स्टैंड जो है पैलेस्टाइन पर क्यों सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, पैलेस्टाइन मीन्स फ़िलिस्तीन जिसको हम कहते हैं। ये इस समय फ़िलिस्तीन का एक जो मुद्दा है और उस पर जो फ़िलिस्तीन को वैधानिकता प्रदान करने की बात की जा रही है विभिन्न देशों के द्वारा, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो यानी इंग्लैंड। फ़िलिस्तीन के संदर्भ में इन देशों का जो रुख है वो बदलता हुआ दिख रहा है। उसी संदर्भ में यह आलेख है, द स्टोरी इज़ सो फॉर। जो स्टैनली जॉनी है, ये इन्होंने इस आर्टिकल जो है लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। लाइक द स्टोरी इज़ सो फॉर, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अनाउंस्ड। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उन्होंने घोषणा की है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, दैट की हिज गवर्नमेंट वुड रिकॉग्नाइज, कि उनकी सरकार क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। जो फ़िलिस्तीन का जो राज्य है, फ़िलिस्तीन नामक जो देश है, उसको वो क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। ड्यूरिंग द कमिंग यूएन जनरल असेंबली, जो आने वाली जनरल असेंबली है उसमें ये जो कि हर साल सितंबर के महीने में आहूत होती है न्यूयॉर्क में, तो उसमें वो फ़िलिस्तीन जो देश है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी, उसको वैधानिकता प्रदान करेगी। अनलेस इज़राइल एग्रीज टू अ सीज़ फायर इन गाज़ा, जब तक इज़राइल जो है सीज़ फायर के लिए सहमत नहीं होता है तब तक वो क्या करेगी, मीन्स जो है वो जो फ़िलिस्तीन को वैधानिक मान्यता देगी। अलाउस मोर ह्यूमैनिटेरियन एड, और क्या करेगी, अलाउ मीन्स जो अनुमति देना, मोर ह्यूमैनिटेरियन एड, जो ह्यूमैनिटेरियन जो जितने भी मानवतावादी सहायता हैं जो उसको जो है इज़राइल अलाउ करे एंड कमिट्स इटसेल्फ, और कमिट करे यानी जो है वादा करे इटसेल्फ अपने आप टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म पीस। और ये जब तक इज़राइल इसे नहीं करेगा तो इसके उपलक्ष्य में वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, अपने स्टैंड में बदलाव कर रहे हैं। इटसेल्फ टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म पीस बेस्ड ऑन द टू स्टेट फार्मूला, और जो देशों का एक फार्मूला था, एक नियम था, एक व्यवस्था बनाई गई थी शुरू में, उसको वो मान्यता देने जा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इज़राइल जो है वहाँ निरंतर बमबारी कर रहा है और जो सहायता आ रही है उसको भी वो नहीं पहुंचने दे रहा है, उसमें ब्लॉकेट किया हुआ है। अब व्हाट हैव अदर कंट्रीज़ अनाउंस्ड, अब दूसरे देशों ने क्या जो है, व्हाट हैव अदर कंट्रीज़ अनाउंस्ड, उन्होंने क्या अनाउंस किया है दूसरे देशों में। मिस्टर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, रिमार्क्स, उनका जो निर्णय है, टिप्पणी है, केम शॉर्टली आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन डिक्लेयर्ड, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने जो घोषणा की उसके तुरंत बाद इनका स्टेटमेंट आया दैट पेरिस वुड रिकॉग्नाइज, पेरिस क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, फ़िलिस्तीन का जो देश है उसको, फ़िलिस्तीन नामक देश को रिकॉग्नाइज करेगा इन सितंबर, इस सितंबर में। कनाडा एंड पुर्तगाल आल्सो हैव एक्सप्रेस्ड, और पुर्तगाल और कनाडा ने भी टू डू द सेम करने का निर्णय लिया है। एज द 21 मंथ लॉन्ग वार, जो 21 महीने से वार चल रहा है, और गाज़ा रेजेज ऑन गाज़ा, रेजेज ऑन मीन्स पूरी तरीके से क्या हुआ है, बर्बाद कर दिया है। इज़राइल इज़ फेसिंग वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डिप्लोमेटिक क्राइसिस, और इज़राइल इस दौरान क्या फेस कर रहा है, सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक राजनयिक चुनौती, संकट, विद मोर
इसराइल जो है अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी डिप्लोमेटिक मोर एंड मोर कंट्रीज़ इन द वेस्ट, और अधिक से अधिक कंट्री जो है पश्चिमी देश जो हैं, यहाँ तक कि इसराइल्स ट्रेडिशनल अलाइज, इसराइल का जो पारंपरिक एलाइज मीन्स मित्र था, अडॉप्टिंग मीन्स दे आर टेकिंग डिफरेंट स्टैंड्स, अडॉप्टिंग अ फेवरेबल पोजीशन टूवर्ड्स पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, जो फ़िलिस्तीन की मान्यता का जो है समर्थन कर रहे हैं। वो एक समय इसराइल के बहुत महत्वपूर्ण मित्र हुआ करते थे। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द रिकग्निशन ड्राइव, और अब इसमें ये है कि इन जो ये देश फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। ऑफ द 193 यूएन मेंबर्स स्टेट, जो यूएन के 193 मेंबर हैं, उसमें 147 है ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, उसमें 147 देश फ़िलिस्तीन को ऑलरेडी मान्यता दे चुके हैं अनटिल नाउ। पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़, और अब तक पावरफुल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, शक्तिशाली पश्चिमी देश हैं, दे हैड रेज्ड सच रिकग्निशन इंसिस्टिंग इट वुड बी ए पार्ट ऑफ फाइनल डिप्लोमेटिक सेटलमेंट। और अब तक जितने भी पश्चिमी महत्वपूर्ण और ताकतवर देश हैं, हैज़ रेजिस्टेड सच रिकग्निशन, उन्होंने इस ऐसी किसी भी पहचान का, ऐसी किसी भी मान्यता का विरोध किया था, अभी तक विरोध करते रहे थे। इंसिस्टिंग इट, और क्या जोर दे रहे थे, इंसिस्ट में जोर देना, इंसिस्टिंग इट शुड बी पार्ट ऑफ अ फाइनल डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, कि इसको क्या होना चाहिए, फाइनल अंतिम रूप से राजनयिक जो सेटलमेंट होना है, यानी निर्णय, उसका भाग होना चाहिए। लाइक अंतिम रूप से ये सब विचार करके ही कोई भी बात आगे बढ़ानी चाहिए टू द इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि संघर्ष में दोनों देशों के संदर्भ में निर्णय अंतिम होना चाहिए। इसीलिए बड़े देश जो है इस चीज़ से बच रहे थे। बट द पोजीशन इज़ बिगिनिंग टू शिफ्ट, लेकिन जो पोजीशन है अब वो क्या हो रही है, शिफ्ट, यानी बदल रही है। अमंग द 5 मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें से जो 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, लाइक रसिया, चाइना हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड पैलेस्टाइन, और उसमें से रूस और चीन ने ऑलरेडी इनको मान्यता दे दिया है। ये फ्रांस एंड द यूके, फ्रांस और यूके भी चूँकि मेंबर हैं, यूएन के अस्थायी मेंबर हैं, फॉलो थ्रू, यदि वो भी इस चीज़ का अनुसरण करते हैं विद देयर रीसेंट स्टेटमेंट, जैसा कि इन्होंने अभी जल्द में ही स्टेटमेंट दिया है। द यूएस इज़राइल क्लोजेस्ट एलाई एंड पैटर्न, पैटर्न संरक्षक, क्लोजेस्ट एलाई मीन्स जो यूएस रहा है, इस संदर्भ में इसराइल का महत्वपूर्ण जो साथी रहा है और संरक्षक रहा है, विल बी आइसोलेटेड एट द काउंसिल। अगर 4 देश यात्रा कर दे देंगे, 4 देश जो है अनुमति दे देंगे, तो 5वां देश आइसोलेट हो जाएगा, यानी अलग थलग पड़ जाएगा काउंसिल में, जो सुरक्षा परिषद है। फ्रांस एंड यूके एंड कनाडा आल्सो मेंबर ऑफ G7 ग्रुप ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज़, जो, और फिर G7 की जहाँ तक बात है, फ्रांस और कनाडा वो G7 के भी क्या हैं, मेंबर हैं, और उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया है कि वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। एंड देयर रिकग्निशन कुड इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज़, और जब ये लोग, एंड देयर रिकग्निशन, और इन देशों का जो निर्णय है, या ये जब देश इसराइल को मान्यता, फ़िलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, तो अदर कंट्रीज़ टू फॉलो सुइट, उनको भी अनुसरण करना पड़ेगा। ब्रिटेन्स मूव इन पार्टिकुलर, ब्रिटेन का जो कदम है विशेष रूप से कैरीज हिस्टोरिक वेट, और चूँकि ब्रिटेन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, जो कि कहीं ना कहीं इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो संदर्भ निकला था वो ब्रिटेन के कदम से निकला था, तो ब्रिटेन का जो कदम है, ब्रिटेन का जो एक बदलाव आ रहा है रुख में, ये बहुत महत्वपूर्ण वेट रखता है, लाइक वजन रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक संदर्भ में जाएँ तो 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब 1917 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन बाद में की गई थी, क्योंकि इन सारे इलाकों का जो संरक्षक था, मालिक था, वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन बिकेम द फर्स्ट मेजर पावर टू इंडोर्स द जियोनिस्ट डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्यूज होमलैंड इन पैलेस्टाइन, और ब्रिटेन एक पहला देश था जिसने क्या पहचाना था कि ज्यूज़ के लिए इस क्षेत्र में एक होमलैंड दिया जाए पैलेस्टाइन में। ब्रिटेन ने ही कहा था बेल्फोर घोषणा में।
तो व्हाट इज़ द बेल्फोर डिक्लेरेशन? अब ये है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है। द डिक्लेरेशन वाज इशूड बाय सर आर्थर बेल्फोर। जो आर्थर बेल्फोर थे उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। और ये क्या हुआ करते थे? ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटेन के जो है विदेश मंत्री हुआ करते थे। ऑन नवंबर 2 1917 और 1917 में एड्रेस टू लॉर्ड लियोनेल वाल्टर रूथचाइल्ड, अ जियोनिस्ट लीडर। ये लॉर्ड लियोनेल जो थे वाल्टर, ये जियोनिस्ट के नेता हुआ करते थे यहूदियों के, और इनको उन्होंने संबोधित किया था क्या, और ये ब्रिटिश ज्यूज़ कम्युनिटी के नेता थे इन द लेटर। और ये लोग बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, जैसा आप लोग जानते हैं ज्यूज़ जहाँ भी थे ये बहुत ही आज भी बहुत सक्षम हैं, और पिछले दिनों में भी, पिछले इतिहास में भी ये सक्षम रहे हैं। इन द लेटर, और उस लेटर में क्या था जो बेल्फोर ने इनको लिखा था? रिटन इन द मिडस्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। और बेल्फोर स्टेटेड, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये लेटर लिखा गया था, उसमें क्या लिखा था? His as image of Balfour stated His Majesty as image of First World War. Balfour stated His Majesty government views with favor of establishment in Palestine of a national home for Jewish people and will use their best endeavors। मतलब हम क्या करेंगे? ज्यूज़ के लिए एक फ्रेश देश बनाने के लिए विल यूज़ देयर बेस्ट एंडेवर्स, हम एक अच्छे प्रयास को उपयोग करेंगे। टू फैसिलिटेट मीन्स जो है मदद करना, द अचीवमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जो ज्यूज़ हैं वो अपना एक देश बनाएं, और उसमें जो है हम क्या करेंगे? अच्छे प्रयासों से इनकी मदद करेंगे। ज्यूज़ इन यूरोप हैड ऑलरेडी स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू पैलेस्टाइन। और ज्यूज़ थे इस सब चीज़ की जो है कहा सहारा पाके वो यूरोप से इज़राइल के लिए वो माइग्रेट करना शुरू हो गए थे कि फ़लस्तीन वो पहुँचे। और वो चूँकि संपन्न थे इसीलिए बहुत महंगे दामों पर वहाँ के अरब लोगों से वो ज़मीन लेना शुरू कर दिए थे। And Jews in the Europe had already started migrating to Palestine, which was part of the Ottoman Empire। और फ़िलिस्तीन किसका भाग था? ऑटोमन एम्पायर का था। ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार चुका था, और उसके और जितने भी क्षेत्र छीने गए थे वो सब ब्रिटेन के अधीन आ गए थे। तो अब यहाँ का जो वैधानिक मालिक था वो ब्रिटेन था until the end of फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, बाय द टाइम द बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज इश्यूड। और उस समय बेल्फोर डिक्लेरेशन इशूड यानी अस्तित्व में आई। देयर वर रफली, और वहाँ लगभग 60,000 ज्यूज़ थे फ़िलिस्तीन में, अकाउंटिंग फॉर 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और ज्यूज़ की सारी पॉपुलेशन में 9% थे। जियोनिस्ट लीडर then argued that the only viable solution to the Jews question was the establishment of a national homeland in Palestine। और ज्यूज़ यही कह रहे थे कि उनकी समस्या का एक वायबल मीन्स होता है एक वैधानिक, सॉल्यूशन मीन्स समाधान। ज्यूज़ क्वेश्चन का एक वायबल सॉल्यूशन क्या है? एक फ़िलिस्तीन में उनके लिए एक स्वतंत्र देश। व्हाट डिड ब्रिटेन डू आफ्टर द वार? ब्रिटेन ने युद्ध के उपरांत क्या किया? क्योंकि ब्रिटेन तो वादा कर चुका था और प्रयास भी शुरू कर दिया था। वाइल ब्रिटेन प्लेस्ड सपोर्ट फॉर ज्यूज होम इन पैलेस्टाइन। अब चूँकि ब्रिटेन जो है वादा कर चुका था, प्लेस्ड सपोर्ट मनी, प्लेस मीन्स वादा किया था, सपोर्ट मीन्स मदद करने के लिए। इट हैड आल्सो प्रॉमिस्ड, और इसने ये भी वादा कर किया था टू सपोर्ट अरब इंडिपेंडेंस, क्योंकि अरब पर भी तुर्कों का शासन था और तुर्क जो है ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, लिहाजा ब्रिटेन इन लोगों को भी भड़का रहा था कि हम तुम्हारे स्वतंत्रता में हम योगदान देंगे। अरब इंडिपेंडेंस इफ़ द अरब्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑटोमन, कि यदि अरब लोग जो है ऑटोमन के खिलाफ हथियार बंद हो जाएंगे, ये युद्ध के पहले की बात थी, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बट ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड ऑलरेडी इंटर्ड इनटू अ सीक्रेट एग्रीमेंट। सीक्स पिकॉट इसको कहा जाता है फ्रेंच भाषा में।
और इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस जो कि एक एलाई बनकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे तुर्की के खिलाफ, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। तो लिहाजा ये लोग सेक्रेट जो है एग्रीमेंट कर चुके थे टू डिवाइड द ऑटोमन लैंड्स, कि हम लोग क्या करेंगे, जो ऑटोमन लैंड मिलेगी तुर्की साम्राज्य किया कि जो है छीने गए जितने भी क्षेत्र हैं इसको हम बांट लेंगे। आफ्टर द वार ब्रिटेन इस्टेब्लिश्ड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटेन ने उसके बाद क्या बनाया, एक औपनिवेशिक प्रशासन बनाया। और उस औपनिवेशिक प्रशासन के तहत ये अरब जितने भी जितने भी देश इसको मिले थे वहाँ का शासन ये करने लगा था। पैलेस्टाइन अंडर द लीग ऑफ नेशन मैंडेट मीन्स होता है एक आज्ञा होती है, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ताकि भविष्य में दूसरा कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ये भी दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। अब संयुक्त जो लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का सहारा लेते हुए ब्रिटेन ने जो है फ़िलिस्तीन में अपनी एक सरकार बनवा ली कठपुतली ओवर द फॉलोइंग डिकेड्स। और बाद के दशकों में ज्यूज़ माइग्रेशन टू पैलेस्टाइन इंटेंसिफाइड, क्योंकि ज्यूज़ यहूदियों का जो वहाँ स्थानांतरण है या माइग्रेशन है, प्रवास वो जारी रहा। द ज्यूज़ कम्युनिटी इन पैलेस्टाइन बिगेन बिल्डिंग देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। और अब इन लोगों ने क्या किया, ये अपनी संस्थाएं बना रहे थे, ट्रेड यूनियंस बना रहे थे, और इंडस्ट्रीज़ टू पार्लियामेंट्री ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज़ टू पैरामिलिट्री ग्रुप्स, और अपनी सशस्त्र सेना बना रहे थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेट फ्रेमवर्क, और अपना जितने भी प्रशासनिक जो ढांचागत चीज़ें हैं उनका ये निर्माण कर रहे थे। बाई द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ज्यूज़ मेड अप 30% ऑफ पॉपुलेशन, और ज्यूज़ फ़िलिस्तीन की 30% आबादी में, संपूर्ण आबादी का 30% ज्यूज़ थे, यानी कहीं ना कहीं ये संख्या में अच्छी संख्या में हो गए थे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं लेकिन ठीक ठाक संख्या इनकी हो गई थी। ब्रिटेन हैड कंक्लूडेड, और ब्रिटेन ने क्या समाप्त किया है, इन द लेट 1930 में कंक्लूडेड दैट मैंडेट वर अनवर्केबल, और 1930 में ब्रिटेन ने महसूस किया कि अब हमको यहाँ से धीरे धीरे सिमटना चाहिए। तो उसने 1930 में अपनी चीज़ों को समाप्त किया अपने शासन। दैट द मैंडेट वाज अनवर्केबल, कि जो मैंडेट है राष्ट्र का मैंडेट है वो अब जो है कार्यकारी नहीं रहा, एंड सपोर्टेड दी पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन। और अब इसने क्या कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम फ़िलिस्तीन का बंटवारा चाहते हैं। आफ्टर द वार ब्रिटेन इन्फॉर्म्ड द यूएन, और युद्ध के तुरंत बाद ब्रिटेन ने इसको क्या किया, यूएन को जो है सूचित किया ऑफ इट्स इंटेंशन, अपने इरादे के बारे में, टू एंड द मैंडेट, की मैंडेट को उसने समाप्त कर दिया है ऑन, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस यही एक शीर्ष स्तर के देश थे, ये जो चाहे मनमानी कर सकते थे। तो इन्होंने इजराइल को वहाँ घुसा के, और अंत में इन्होंने अचानक फ़िलिस्तीनी जनता को छोड़ दिया और ये कहा कि अब हम मैंडेट चूँकि शासन नहीं कर पाएंगे, विच वॉज सेट टू एक्सपायर ऑन 15 मई 1948, और 15 मई को मैंडेट समाप्त होना था 1948 में, और 14 मई को जियोनिस्ट लीडर यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड। 14 मई को इजराइल के जो यहूदी नेता थे वो यूनिलैटरली यानी एक पक्षीय ढंग से उन्होंने घोषणा किया द स्टेट ऑफ इजराइल, कि इजराइल का जन्म हो गया है विद इन मिनट्स, और लगभग मिनटों के अंदर द यूएस रिकॉग्नाइज द स्टेट, अमेरिका ने इसकी मान्यता प्रदान कर दी इजराइल को। द डिक्लेरेशन इमीडिएटली ट्रिगर्ड द फर्स्ट अरब इजराइल वार, और इसी के चलते पहला अरब इजराइल वार तुरंत शुरू हो गया। वाई विल ब्रिटेन रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन नाउ, अब क्या करेगा ब्रिटेन, ऐसा क्यों करने जा रहा है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा इतने समय के बाद। गिवन द हिस्टोरिकल रोल ब्रिटेन हैज़ प्लेड इन क्राइसिस ऑफ ब्रिटेन रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, अब ऐतिहासिक संदर्भ, गिवन द हिस्टोरिकल रोल, इतिहास में इसका क्या रोल रहा है, ब्रिटेन हैज़ प्लेड इन द क्राइसिस, जो ब्रिटेन ने इस क्राइसिस में अपना रोल निभाया है ऐतिहासिक संदर्भ से देखें तो अब ब्रिटिश रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, जो ब्रिटेन की मान्यता है 108 ईयर्स आफ्टर द बेल्फोर डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन के 108 साल बाद, अज्यूम्स
ये क्या धारण करती है? एनॉर्मस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, और इसका बहुत प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि जो पेरेंट था वो ब्रिटेन ही था। इट मे हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट, ये भी है कि इट मे नॉट हैव, कि ये संभव है कि इसका कोई तात्कालिक जो है महत्व या प्रभाव ना हो ऑन इज़राइल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन। इज़राइल का जो कब्जा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, उस पर कोई बहुत महत्वपूर्ण ये प्रभाव ना डालता हो, बट इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स, लेकिन ये पूरी तरह से दिखाता है अ चेंज इन लंदन्स पॉलिसी टुवर्ड्स इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। ये दिखाता है कि लंदन की जो नीतियां हैं वो इज़राइल के संबंध में, फ़िलिस्तीन के संदर्भ में बदल गई हैं। एज इज़राइल इज़ फेसिंग एक्यूजेशन ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड। एक्यूजेशन मीन्स होता है दोषारोपण, पर इज़राइल क्या सामना कर रहा है? कमिटिंग जेनोसाइड, कि उसने नरसंहार किया है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, ये फ़िलिस्तीनियों के लिए नरसंहार किया है। इमेजेस ऑफ गाज़ास डिवेस्टेशन, और डिवेस्टेशन मीन्स होता है पूरी तरह विनाश कर देना, और जो विजुअल्स आ रहे हैं गाज़ा से, एंड स्टार्विंग चिल्ड्रेन, और भूखे जो बच्चे हैं आर कमिंग आउट, जो पिक्चर्स आ रही हैं वहाँ से तस्वीर, इट बिकम्स अनटेनेबल फॉर मेनी वेस्टर्न कंट्रीज़। और ये दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अनटेनेबल मीन्स ये बर्दाश्त से बाहर हैं, और जो इनका रुख हुआ करता था मानवतावादी, क्योंकि ये देश दिखने में बहुत मानवतावादी हैं, तो उसके उलट ये सब कुछ दिखता है गाज़ा से जो तस्वीरें आती हैं। टू कंटिन्यू टू बैक इज़राइल अनकंडीशनली, क्योंकि अब ये इसराइल की, बैक मीन्स होता है सपोर्ट करना, इज़राइल की पूरी तरीके से अनकंडीशनली ये सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से फ़िलिस्तीन के संदर्भ में जो विश्व के विभिन्न ताकतवर देश हैं उनकी नीतियों में स्पष्ट बदलाव आ रहा है। अब ये देखते हैं कि इन फ्यूचर किस प्रकार की जो घटनाएं आकार लेंगी। आशा है इस समस्या के संदर्भ में कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट आपका अपना बनेगा, जब आप इसको जो है इसको सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद मित्रों।